आगे वाले एक्ट में 2-3 चीजें ही हैं, मैं बहुत आगे, आप अगर घबरा गए हो लंबे समय से तो 10 मिनट की बात और है। 10 मिनट के अंदर मैं 2 बिंदुओं पे आना चाहता हूँ। इतनी पारदर्शिता मैं आपको बताता चलूं कि मैंने लॉ किया है और लॉ भी टॉप किया है मैंने एमडीयू के अंदर। हालांकि मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला था, कुछ लोग ये कहते हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल नहीं मिला था। उसकी कंडीशन ये थी कि एक सीटिंग में करना चाहिए और मेरा एक पेपर किसी वजह से रहा और मैंने बाद में दिया, लेकिन नंबर वाइज मैं एमडीयू का टॉपर रहा हूं लॉ करते टाइम। इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं कानून के बारे में, मैंने बहुत सारे एक्ट पढ़े हैं, लेकिन इतने खूबसूरत प्रोविजन जो इन एक्ट के अंदर लिखे हैं मैंने कभी नहीं पढ़े हैं। इस एक्ट के अंदर एक शब्द आता है ETTP, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, जो पटल बनेगा, पोर्टल बनेगा, या वो व्यापारी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करेगा। देखिए, फेयर ट्रेड किसको कहते हैं, इस कानून को पढ़ना चाहिए सभी लोगों को। जो वकील है सुप्रीम कोर्ट में भी है, उनको भी यहाँ पे फेयर प्रैक्टिस को पढ़ना चाहिए। फेयर प्रैक्टिस क्या होती है ट्रेड के अंदर? फेयर प्रैक्टिस तब होती है जब फेयर ट्रेड के नियम बन जाए, यानी ट्रेडिंग करने से पहले फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के नियम बनाए जाए। कैसे खरीद होगी, कैसे कौन माल उठाएगा, कैसे उसकी स्टोरेज होगी, कितने दिन के अंदर उसको पैसा दिया जाना है, ये सारे इस एक्ट में लिखता है कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के नियम ट्रेड होने से पहले बने होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, जिस भाषा में किसान समझता है उस भाषा में लिखे होने चाहिए। यहां तक तो बात अच्छी लग रही है। साथ में इतना लिखा है कि वो नियम जो बनाएगा वो व्यापारी महोदय बनाएगा, दोनों मिलकर नहीं बनाएंगे। इस पे खास ध्यान दिला रहा हूं आपका। यानी ट्रेड तो करेगा ट्रेडर किसान के साथ, लेकिन उसके नियम क्या होंगे वो ना तो सरकार बनाएगी, ना किसान शामिल होगा उनके बनने में। वो केवल बेचारा व्यापारी महोदय बना के और अपनी वेबसाइट पे लटकाएगा। इसी को फेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं आज की सरकार में और आज के जमाने में। जब बात कर रहा था तीसरे एक्ट के अंदर, जिसका नाम है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, इसके अंदर जो खास समझने की बात है वो ये है कि सो आई एम बैक ऑन द स्क्रीन। और ये मुसीबत मेरे साथ हमेशा होती है क्योंकि मैं खुद तो टेक्नो सेवी हूं नहीं, मुझे लोगों की मदद लेनी पड़ती है, बूढ़ा हो गया हूं अभी। खैर, हम बात कर रहे थे तीसरे एक्ट की। अंकुर जी, मैं ठीक है कंटिन्यू करता हूं, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। तीसरा एक्ट जो है, जिसको हम फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट कहते हैं, उसमें 2-3 तो चीजें मुख्यतः समझने की ये है कि एग्रीमेंट खेती जिसकी बात हो रही है वो एग्रीमेंट किस किस चीज का होना चाहिए, किस किस चीज का एग्रीमेंट किया जा रहा है। एग्रीमेंट 3 तरह के हो सकते हैं, ये नहीं लगाना पाओ, ओके। 3 तरह के एग्रीमेंट किए जा सकते हैं। नंबर 1 एग्रीमेंट है जो फार्म प्रोड्यूस है आपका, यानी आपकी फसल है, उसको खरीदने का एग्रीमेंट किया जा सकता है। अभी तक मैं गारंटी लेता हूं कि 99% लोग जो इस एक्ट को गाली दे रहे हैं या वो लोग जो मोदी जी को जिंदाबाद कह रहे हैं, दोनों तरफ के 99% लोग, यानी जिंदाबाद और मुर्दाबाद दोनों लोगों ने इस एक्ट को पढ़ा नहीं, किसी भी एक्ट को नहीं पढ़ा है, और वो केवल अपने नेता का इशारा देख के जिंदाबाद या मुर्दाबाद कह रहे हैं, जो कि देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आपको अपना ओपिनियन बनाना सीखना ही पड़ेगा, और ओपिनियन बनाने के लिए आप अध्ययन करें, और अध्ययन के अलावा किसी चीज पे आप डिपेंडेंट ना रहें। एग्रीमेंट, मैंने कहा कि पहली चीज एग्रीमेंट हो सकता है कि आपका जो फार्म प्रोड्यूस है, आपकी उपज है, आप उसको किसको बेचेंगे, किस भाव बेचेंगे और कितनी मात्रा में और किस गुणवत्ता का बेचेंगे, एक चीज है। दूसरा एग्रीमेंट जो आपने नहीं सुना है वो इस चीज का भी हो सकता है, और जो होगा, यानी एक्ट में लिखा है, किसान को पता नहीं है, किसान एग्रीमेंट पे अंगूठा लगाएगा और बाद में उसको ये बताया जाएगा कि आपने एग्रीमेंट पे दस्तखत किए हुए हैं, इसके अंदर तो दूसरा और तीसरे प्रकार का एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है। क्या है दूसरा एग्रीमेंट?
फार्म सर्विसेज का है। फार्म सर्विसेज क्या है? अगर आपका अंगूठा गलती से लग गया और उसके अंदर एग्रीमेंट फॉर फार्म सर्विसेज भी है, तो आपको बीज भी बाहर कहीं से नहीं खरीदने दिया जाएगा। आप ट्रेडर से ही बीज खरीदेंगे, ट्रेडर से ही खाद खरीदेंगे, ट्रेडर से ही आप फार्म सर्विसेज में जितनी चीजें खेत पे जाने के बाद फसल वापस आने तक, मंडी में आने तक जितनी तमाम चीजें खेत पे होती हैं, उन सभी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, फार्म सर्विसेज, जिसका आमतौर पे चर्चा में जिक्र नहीं होता है कि एग्रीमेंट केवल आपकी फसल खरीद के आपको पैसे पकड़ा देने तक का नहीं है, बल्कि एग्रीमेंट फार्म सर्विसेज का भी है, और तीसरे स्तर पे फार्मिंग का एग्रीमेंट भी है, जो कि लोग नहीं जानते हैं। होगा क्या कि जब व्यापारी अपना एग्रीमेंट बना के लाएगा, तो किसान तो पढ़ा लिखा है नहीं, 2-4% पढ़ा लिखा होगा तो वो पढ़ सकता है, उसको कुछ नहीं पता होगा, उसको ये बताया जाएगा भाई इतने रुपए किलो लूंगा, ठीक है ना, हाँ जी ये बात लिखवा दी, ले तू अंगूठा लगा दे। उसके अंदर हिडन तौर पे ये भी होगा कि आपका केवल फार्म प्रोड्यूस खरीदने का एग्रीमेंट नहीं है, आपकी फार्म सर्विसेज के लिए भी आपने एग्री कर दिया है, और फार्मिंग भी ट्रेडर खुद करे इसके लिए भी एग्री कर दिया गया। वहां पे जो लैंग्वेज लिखी है वो इतनी भद्दी है कि क्या कहूं। कानून ये लिखता है कि जब फार्मिंग का एग्रीमेंट होगा, फार्मिंग एग्रीमेंट को समझ लीजिए, खेत आपका है, आपने कागज पे अंगूठा लगाया, और वो लगाते ही आपका खेत जो है किसका हो गया? ट्रेडर का हो गया, बोने के लिए। वैसे नहीं, उसने खरीदा नहीं है अभी, वो उसको अपनी मन मर्जी से बोएगा। और किसान को क्या मिलेगा? जो किसान को इसमें लिखा है कि द फार्मर विल बी पेड फॉर रेंडरिंग हिज सर्विसेज ऑन द फार्म। इसको हिंदी में समझ लीजिए, जो किसान जो असल में खेत का मालिक था, वो जो खेत पे मजदूरी करेगा, किस वक्त? जब फार्मिंग एग्रीमेंट पे उसका अंगूठा गलती से लगवाया जाएगा, तो ट्रेडर तो करेगा खेती, अपने लोगों से कराएगा, अपने बीज से कराएगा, जो चाहे वो उगाएगा। आपको इतनी लिबर्टी देंगे कि भाई आप खाली हो गए, आपको मजदूरी करनी है तो अपने ही खेत पे मजदूरी कर लीजिए, और आपको डीसी रेट पे मिल जाएगा पैसा। इस एग्रीमेंट से जो लोग अभी तक डरे नहीं हैं, उनको ये समझने के लिए उदाहरण लेना पड़ेगा बिहार का, उदाहरण लेना पड़ेगा महाराष्ट्र का, उदाहरण लेना पड़ेगा आसाम का। आसाम के चाय बागानों के लिए ये ओपन मार्केट बहुत पहले, करीब 2-3 दशक पहले खुल गया था, और एग्रीमेंट खेती भी आ गई थी वहां पे चाय के बागानों पे, क्योंकि चाय बड़ी जबरदस्त चीज है, चाय प्रधानमंत्री बना सकती है। चाय ने एक वक्त पे 300 साल तक देश को गुलाम रखवाया था। चाय ने अमेरिका की आजादी की लड़ाई शुरू कराई थी, अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो बोस्टन टी पार्टी पढ़ा होगा आपने। और चाय ने ही 11 ईयर्स तक जो आपके कोस्टल एरियाज हैं, 11 कॉलोनी थी अमेरिका की, उनको 11 साल तक युद्ध के अंदर एंगेज रखा था इस चाय ने। इस चाय पे नजर पड़नी थी। तो जो आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आपके आसाम के अंदर चाय के बागान होते थे बहुत खूबसूरत, जहां फोटो खिंचवाने जाते हैं, आज जाके देखिए वो बागान किसके हैं, आप आंकड़े उठा के देखिएगा। आज वहां पे 100% फार्मिंग व्यापारी कर रहा है। 100% मीन्स 100%, यानी जो नेटिव फार्मर्स थे, जिनकी अपनी लैंड थी, आज वो सारे लैंडलेस हो गए हैं। उनसे सारी जमीनें जो है बड़े ट्रेडर्स ने खरीद ली है, और उनके चाय के बागान हैं हजार एकड़ के। और जो मूलतः वहां का किसान था, जिसकी वो जमीनें होती थी, वो आज अपने ही खेतों पे अपने बच्चों, अपनी बीवी के साथ मजदूरी कर रहा है। बिहार के अंदर जाके देखिए, आप 10 एकड़ के मालिक थे, आप आज जो है केवल सत्तू के लिए ट्रेडर के पास मजदूरी कर रहे हैं। आपको पैसा नहीं मिलता है, एक टाइम खाने का सत्तू मिलता है। इस देश के अंदर ये ऐसे मार्केट ओपन किए जा रहे हैं कि आप जो है, और आपकी आने वाली पुश्त है, आपको जब एक कटोरी दाल भात मिल जाया करेगा तो आपको तानाशाह के जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए उस वक्त रोटी मिल जाना ही स्वतंत्रता और लोकतंत्र रह जाएगा। मैंने मोटे मोटे सारे कानूनों पे बात कर दी। अंत में मैं एक तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब 1947 से पहले देश गुलाम था
और 1947 से लेके 1955-60 तक के दशक में जब तक ये एमएसपी, एपीएमसी, एफसीआई ये चीजें आई नहीं थी, उस वक्त कैसा मार्केटिंग होती थी। मैं आपका ध्यान दिला दूं कि उस वक्त भी मार्केट ओपन था ट्रेडर्स के लिए, सदियों से ट्रेडर्स के लिए मार्केट ओपन था। केवल 1966 में मार्केट क्लोज हुआ, एपीएमसी एक्ट आता है, आपको थोड़ा बहुत एमएसपी मिलने लगता है और उसके बाद आज फिर से मार्केट को ओपन कर दिया गया है। जो लूट आजादी से पहले साहूकार, जमींदार और सामंत और रजवाड़े मिलके किसान के साथ कर रहे थे, जिसपे लगान जैसी फिल्में बनी हैं, वो ओपन मार्केट का नमूना हमारे देश ने सदियों से देखा था। तो आज कौन से ओपन मार्केट को लाके किसान को सम्मान और उसकी आय दोगुनी करने की बात की जा रही है, मेरी समझ से बाहर है। माननीय मोदी जी ने 2016 से लेके अब तक करीब करीब 4 बार पब्लिकली इस बात को रिपीट किया है कि ये कानून आते ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। इस बात में मुझे संदेह नहीं लगता है, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी इसमें बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि किसान की आय ये एक्ट लागू होते ही 2022 में दोगुनी हो जाएगी। सिर्फ इतना नहीं बताते हैं साथ में कि 2022 में या ये किसान, ये जो एक्ट है लागू होने के बाद असल में किसान कौन होगा सरकारी आंकड़ों में, उस टाइम पे 2 या 3 किसान होंगे। 2 सूचियां बनेंगी, आप विजुलाइज कीजिए। इधर किसानों की सूची बनेगी जिसमें आज 80-82 करोड़ लोग हैं, वो उस सूची से गायब हो जाएंगे। इधर जो है मजदूरों की सूची बनेगी, ये 82 करोड़ लोग मजदूर की सूची में एनलिस्टेड हो जाएंगे और किसान की सूची में केवल 2 या 3 नाम मिलेंगे, माननीय अंबानी जी, माननीय अडानी जी और पता नहीं कौन कौन। उन किसानों की आय तो 10 गुनी हो जाएगी। साहब मोदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के नियम बनाए गए हैं, आसाम में जाके देखिए आज किसान कौन है, गिनती के आपको 15 किसान मिलेंगे। क्या पूरे आसाम के किसान गायब हो गए? लेकिन मजदूरों की सूची जाके देखेंगे तो जो ओरिजिनली उस टाइम पे किसान थे, आज वो मजदूर की गिनती में काउंट हो रहे हैं। आपके सेंसस के आंकड़े में वो लेबर में काउंट हो रहे हैं, न कि फार्मर के अंदर। तो उन किसानों की बात कर रहे थे मोदी जी, आपने उसको गलत ले लिया। तो ये एक्ट जैसे ही लागू होंगे तो 2-3 किसान देश में रह जाएंगे, सारी लैंड और सारा फार्म प्रोड्यूस उनके हाथ में होगा, उनकी आय तो 2 गुनी की, उनकी तो 250 गुनी हो जाएगी। क्योंकि वो कैडबरी बनाते हैं और उसमें जो कोकोआ लगता है उसका किसान जो उत्पादक है उसको 1 रुपया मिलता है, और कैडबरी का जो रैपर में लगा के आपके बच्चे खाते हैं वो 250 रुपए का बार पड़ता है आपको। 250 रुपए की जो चीज आपको ही वापस बेची जाएगी, उसमें किसान को 1 रुपया मिलेगा। एक बात मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो 250 रुपए जो फाइनल प्राइस कोकोआ के प्रोडक्ट का है आफ्टर प्रोसेसिंग, क्या इस देश के अंदर ऐसे किसी कानून की दरकार नहीं है हमें कि किसान जो चीज उगा रहा है उसकी फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल प्राइस के अंदर भी किसान का हिस्सा होना चाहिए? ऐसा क्यों है कि एक आदमी ठंड में, गर्मी में, ओलों को सहन करते हुए पूरी अपनी मिट्टी में मिट्टी होके एक उत्पाद उगाएगा और एक ट्रेडर उसके ऊपर पॉलिश मार के उसको 250 रुपए में बेच देगा? क्यों ना ऐसी मांग होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट और उसका जो फाइनल प्राइस है, उसके अंदर ये सरकार कोई ऐसा नियम लाए कि 80% विल गो बैक टू द फार्मर। अगर असल में कोई सरकार ये चाहती है कि किसान का भला हो, किसान के भले के अंदर पूरी जो जीवित प्रजाति है उसका भला है, इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि उत्पादक जो है, जो खाद्य पदार्थ का उत्पादक है, कुछ लोगों को तो अन्नदाता कहने में भी दिक्कत होती है, तो ठीक है आप किसान कहिए उसको। जब वो उत्पादन नहीं करेगा तो पिज्जा बनेगा किस चीज का? पिज्जा का बेस किस चीज का बनेगा? आपको जो सब्जियां मिल रही हैं पॉलिश करके, वो तो केवल पॉलिश करते हैं, उगा तो किसान रहा है। आप जो चाय का जायका ले रहे हैं, उगा तो किसान रहा था। तो किसान को फाइनल जो प्राइस है उसके अंदर 80% की एश्योरेंस क्यों नहीं चाहिए? जो लोग आज आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उनसे मांग करता हूं और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है अपने ज्ञान के स्तर को थोड़ा बढ़ा लें।
इन कानूनों को रात को मुझे बुला ले, मैं आपको समझाने आ जाऊंगा, इनको बहुत डिटेल में पढ़ें। और ये आंदोलन जो है जन आंदोलन तब बन सकता है जब कंज्यूमर को ये समझ में आएगा कि किसान से 20 रुपए ली हुई चीज नॉन किसान को यानी कंज्यूमर को 640 रुपए का ये एक्ट है, 640 रुपए में बिका करेगी। ये तमाम सवालों के साथ आज इस चर्चा में आपके बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और परविंदर जी, आप कुछ बात रखना चाहेंगे? हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को भी और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उनका धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें इस इंफॉर्मेशन से अवगत कराया, हमें बताया कि किस तरीके से फार्मर्स के नाम पर ये सरकार जो है हमारा शोषण करने जा रही है, पूरी की पूरी कंट्री को एक ऐसी दिशा में लेके जा रही है जहां पर अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए भी एक चैलेंज बन जाएगा। और हमें सबको एज अ कंज्यूमर इस सबके साथ जुड़कर और डॉक्टर साहब को इनकी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए और एफर्ट्स करने की जरूरत है। और मैं अपनी टीम के माध्यम से ये हमेशा कोशिश करता रहूंगा, इनको टाइम पे इनवाइट भी करता रहूंगा। और जो लोग हमें लिखना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब के जरिए दोबारा से इनको सुनना चाहते हैं, तो आपके पास हमारे नंबर्स हैं, हमारी ईमेल्स हैं, आप हमें लिखिए, हमें बोलिए, हमें बताइए, हम आपकी बात डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल। अभी यहाँ से निकल रहे हैं। कर दो।